आज हम बात करेंगे नक्षत्रों का परिचय। वैसे इसको भी आप लोग स्वयं से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बोलूँगा आज इस पे। अगर आप लोगों के पास पीडीएफ हो तो आप लोग खोल लीजिए, अन्यथा यहीं स्क्रीन पे ही देखते रहिए। नक्षत्रों का परिचय, नक्षत्र का सबसे बड़ा योगदान होता है मुहूर्त के निर्माण में। नक्षत्र जो हैं, इन्हीं के चक्र से जो है सारे मुहूर्त बनते हैं, दिन-रात्र, चौघड़िया, शुभ-अशुभ सारी चीज़ें इसी से ही देखी जाती हैं। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है, नक्षत्र शब्द का अर्थ क्या है, कितने डिग्री का होता है, कितने नक्षत्र हैं, नक्षत्र के चरण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। इ इसे आप लोग स्वयं ही देख लीजिएगा। प्रश्न ही पूछ लीजिए, चलिए बताइए। ठीक है गुरुजी, मैं प्रश्न पूछ रहा था जैसे कि किसी जातक की धनु लगन की कुंडली है, ठीक है सर? और ये क्वेश्चन नहीं आते डाउट में, लग्न और ग्रह राशि मेंशन नहीं करके सर, पूछ। जो उसमें जैसे ग्रह का मतलब ये मारक होगा या उसके बारे में पूछना था बस। तो मारक जैसे पे आपको कमांड करना चाहिए ना कि हर को। अब धनु लगन में मारक अगर आपको नहीं आ रहा तो यानी किसी भी लगन में नहीं आ रहा होगा। नहीं सर, जैसे धन धन का स्वामी और 10 और जैसे सेकंड और थर्ड हाउस के स्वामी हो गए शनिदेव, तो शनि हम्म। आकर जैसे अब फर्स्ट हाउस में बैठ गए तो वो मारक बन जाएंगे कि कारक बन जाएंगे, बस ये था। नहीं, मारक भाव के स्वामी है तो मारक ही रहेंगे। लग्न में बैठने से कारक थोड़े हो जाएंगे। ठीक है जी। नक्षत्रों के बारे में ही बोलेंगे और इसी पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नक्षत्रों का परिचय। अब यहाँ पे मुझे यही चीज़ बोलने की ज़रूरत है नहीं दोबारा, वीडियो भी बना हुआ है और आप लोगों के पास नोट्स भी है। तो नक्षत्र कितने हैं, कौन-कौन से हैं, नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, आप देख सकते हैं। नक्षत्र के 4 पाद होते हैं, पाद मतलब चरण। प्रत्येक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, ये भी जानते हैं। कुल 27 नक्षत्र हैं, एक अभिजीत होता है, उसको मिला देंगे तो 28 हो जाएगा। और कुल 360 डिग्री होती है। ये तो हमेशा जब सारे नक्षत्र मिलेंगे तो 360 डिग्री, सारी 12 राशियाँ मिलेंगी तो 360 डिग्री और कुंडली के 12 भाव मिलेंगे तो भी क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ये जो कुंडली बनी होती है वर्गनुमा, जिसमें 12 घर हैं, वास्तव में वह 12 घर हम समझने के लिए वर्गाकार कर लेते हैं, उसका भी स्वरूप गोल ही है। कुंडली की 12 राशियाँ आकाश मंडल में गोल स्वरूप में है। तो यहाँ आप इसे पढ़िएगा, ठीक है? सभी नक्षत्रों के नाम मैंने लिख दिया है। कौन-सा नक्षत्र महत्वपूर्ण है? ये सभी नक्षत्र महत्वपूर्ण हैं, कोई ऐसा नक्षत्र नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो। लेकिन अब वैदिक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण हम उसे मान लेते हैं, जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हो, वो सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र हो जाता है। उस नक्षत्र के हिसाब से व्यक्ति का जो है गुण, धर्म, स्वभाव वगैरह बनता है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा हो, जिस राशि में हो, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ एक देखिए शुभ नक्षत्र। शुभ नक्षत्र रोहिणी, अश्विन, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, श्रवण, अनुराधा, उत्तरा, तीनों उत्तराएँ, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, तीनों उत्तराएँ जो हैं शुभ नक्षत्र में, धनिष्ठा, पुर्वसु सभी शुभ नक्षत्रों में गिने जाते हैं। ऐसे आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे अगर आपसे कोई व्यक्ति मुहूर्त पूछेगा किसी चीज़ का, तो इन नक्षत्रों को आपको ढूँढना होगा। इन नक्षत्रों में किसी व्यक्ति को कोई मुहूर्त बताएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति ने पूछा कि मैं साइकिल खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? तो अगर उस दिन रोहिणी नक्षत्र है तो दिन अच्छा रहेगा। मुहूर्त में ध्यान से सुनिएगा, मुहूर्त में सबसे ज़्यादा प्रभाव नक्षत्र का होता है, 70% प्रभाव नक्षत्र का होगा और शेष 30% में जो तिथि है, जो योग है, जो करण है, उन सारी चीज़ों का प्रभाव होगा। यानी मुहूर्त में सबसे प्राथमिक चीज़ क्या होनी चाहिए? नक्षत्र अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे आप रट लीजिए, ये सब शुभ नक्षत्र में आते हैं।
यहीं पर अशुभ नक्षत्र बताया गया, जैसे तीनों उत्तरा जो है, ये तीनों उत्तरा अगर शुभ में है, तो ये तीनों पूर्वा जो है ये शुभ नहीं माना जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, यानी पूर्वा जब दिखेगा पंचांग में छोड़ दीजिएगा, उत्तरा को ले लीजिएगा अच्छा मुहूर्त ढूंढने के लिए। विशाखा को जो है वैसे अच्छा बुरा ये दोनों में आ जाता है, मध्यम में भी आता है, लेकिन यहाँ पर कुंडली के फलादेश के नाते इसको अशुभ में शामिल किया गया। ज्येष्ठा, आद्रा, मूल ये सब अशुभ नक्षत्र में आते हैं, यानी इन नक्षत्रों में व्यक्ति को अच्छे कार्यों की सलाह नहीं दी जाती है। मान लीजिए कोई लड़की देखने जा रहा है, आपसे पूछता है कब जाएं, तो जिस दिन ये अच्छे मुहूर्त मिले उस दिन को बताइए, नहीं तो आप अशुभ नक्षत्र बता दिए तो पता चला कि शादी के बाद दंगल होना था, पहुंचते ही वहीं दोनों लोग भिड़ गए। मध्यम नक्षत्र में भरणी आ जाता है, कृतिका, मघा, अश्लेखा, ये मध्यम नक्षत्र में आ जाते हैं। मतलब इनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयां भी हैं। फिलहाल ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, अच्छे नक्षत्रों को याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। कोई आपसे सवाल पूछने आएगा तो सिर्फ यही पूछेगा अच्छा नक्षत्र बताइए, ना कि ये पूछेगा बुरा नक्षत्र बताइए, बुरा शुभ मुहूर्त बताइए, अच्छा मुहूर्त। तो ये नक्षत्र आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ हर नक्षत्र के बारे में यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र 3 तारों के समूह से मिलकर बना है। ये चीज आपको अभी याद हो जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा माथा मत पीटिएगा, दिमाग इस पे बहुत ज्यादा नहीं घुमाना है। अश्विनी नक्षत्र 3 तारों के समूह से मिलाकर बना है। ये धीरे धीरे आप अपने सामने नोट्स रखेंगे, धीरे धीरे देखते देखते याद हो जाएगा। इसमें जो मुख्य चीज है कि नक्षत्र कौन सा है, उसका स्वामी ग्रह कौन सा है, ये ज्योतिष में जरूरत पड़ेगी कुंडली पे बोलते समय। वैसे जब कुंडली आप खोलेंगे अभी सॉफ्टवेयर से, तो उसमें लिखा भी रहेगा कि किस नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है। यानी अगर कम भी याद रहेगा तो सॉफ्टवेयर आपकी मदद कर देगा। ठीक है, पिछले दिन हमने कुंडली दिखा के बताया भी था। अश्विनी नक्षत्र पर अश्विनी कुमार का अधिकार है। ये अश्विनी कुमार जो हैं गति के देवता हैं, गति हो गया और ये रसायन शास्त्र हो गया, दवा वगैरह पर अधिकार रखते हैं। यह नक्षत्र मेष राशि में आता है। तो ये ऐसे मैंने पूरा बताया हुआ है। इसमें मुख्य चीज आपको ये याद करना है कि नक्षत्र और उसका स्वामी ग्रह कौन सा है, ये आपको याद करना है। इस नक्षत्र का स्वामी, भरणी का स्वामी कौन सा ग्रह है, शुक्र है। देवता कौन से हैं, यम है। तो ये सारी चीज याद रखना है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई ग्रह भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है और बहुत बुरा प्रभाव दे रहा है, तो अगर हम उस व्यक्ति से यम की पूजा करवा दें, तो भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह अच्छा प्रभाव देने लगता है। ये आपको आगे जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी चलेगी उपाय वाला चैप्टर, तो उसमें बताया भी जाएगा। कृतिका नक्षत्र हो गया। कृतिका नक्षत्र की आकृति छुरे जैसी होती है, तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे पेड़ काटने का मुहूर्त पूछ रहा है, या कुछ भी काटने पीटने का, कोई फसल काटने का मुहूर्त पूछ रहा है, तो उसे आप कृतिका नक्षत्र देंगे तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी आकृति ही काटने पीटने वाली जैसी है। तो इसका स्वामी सूर्य महाराज हैं, ये याद होना चाहिए। अंगूर के गुच्छे जैसा इस नक्षत्र का जो है समूह प्रतीत होता है। ताराओं से मिलके नक्षत्र बनता है। आकाश मंडल में तारा एक दूसरे से जितनी दूरी पर होते हैं, तो वो एक आकृति बना लेते हैं। उसी आकृति के हिसाब से इनका बताया जाता है। रोहिणी नक्षत्र देखिए, रोहिणी नक्षत्र इसकी आकृति रथ के समान होती है, और रोहिणी नक्षत्र के साथ अन्य ये नक्षत्र को मिला दिया जाए तो एक अर्धचंद्र की आकृति बन जाती है। ये सिर्फ ज्ञान के लिए आपके लिए बता दिया गया है। इसको बहुत रटने और याद करने की जरूरत नहीं है। ये याद रहे रोहिणी नक्षत्र है और इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, और ब्रह्मा जी इस नक्षत्र के देवता हैं। अब ऐसे ऐसे आप सारे नक्षत्रों को देख लीजिएगा, और अलग से एक पेपर पे जो आप डायरी अपनी बनाए होंगे नोट्स की, उसमें सिर्फ इतना लिखिए, इधर नक्षत्र लिख लीजिएगा और उधर उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह लिख लीजिएगा।
और हो सके तो देवता भी लिख लीजिएगा। अब इन सब का सबसे अधिक प्रयोग किस तरीके से करना है, मैं उस पे चलता हूँ। हालाँकि इसके प्रयोग के बारे में, नक्षत्रों के बारे में भी बहुत सारे कार्यक्रम मिलेंगे एडवांस में, एडवांस लेवल में। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात मुख्य है वो ये है, नक्षत्रों की संज्ञा। पीडीएफ जब आप खोलेंगे तो पेज नंबर 12 पे डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी मटेरियल में होगा। तो यहाँ पे मिलेगा नक्षत्रों की संज्ञा। नक्षत्रों की 7 प्रकार की संज्ञाएँ हैं। कितने प्रकार की हैं? 7। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है 7 प्रकार के हैं, लेकिन 7 प्रकार हैं, नीचे अभी जैसे-जैसे बढ़ेंगे मिलेगा। पहला होता है ध्रुव या स्थिर नक्षत्र। स्थिर नक्षत्र, नाम से ही स्पष्ट है, स्थिर है एक, और एक क्या है? चर, चलायमान। स्थिर मतलब होता है जिसमें मोशन ना हो या बहुत कम मोशन हो, जो इतनी गति से चले कि जो चलती हुई प्रतीत ना हो, तो उसे स्थिर नक्षत्र बोलते हैं। चर मतलब जो दिखे तो लगे कि हाँ, ये नक्षत्र घूम रहा है, चल रहा है। अब ध्रुव नक्षत्र में इन नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी नक्षत्र के साथ रविवार के दिन को भी रखा गया है। दिन भी शामिल कर लीजिए, अगर रविवार जो है वो भी स्थिर दिन में आता है। एक चीज मैंने अलग से इसमें विशेष जोड़ा है। इन नक्षत्रों में स्थिर स्वभाव वाले कार्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिसे जीवन में लंबे समय तक चलाना हो, स्थिर रखना हो, तो उसको इन नक्षत्रों में कार्य करना चाहिए। जैसे कि घर अगर आप बनवाते हैं, यहाँ देखिए मकान की नींव। अब मकान कोई रखेगा तो क्या चाहेगा कि मकान की नींव स्थिर रहे, हिले-डुले नहीं, तभी तो मकान की आयु बढ़ेगी। इसीलिए मकान की नींव रखना। पहले के समय में कुआँ खोदा जाता था तो उसको भी शामिल किया गया, यानी पानी से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, किसी को टंकी लगवाना है, टोटी लगवाना है, नल लगवाना है, खेती के लिए बोरिंग करवाना है, खेती सींचने के लिए, तो उसको स्थिर नक्षत्र देना चाहिए। भवन निर्माण हो गया, जनेऊ संस्कार भी इसी में ही करना चाहिए, स्थिर नक्षत्र में, क्योंकि ये भी लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज़ है। कृषि से जुड़े हुए कार्य, कोई ज़मीन खरीदना चाह रहा है तो उसको स्थिर नक्षत्र में दीजिए, ताकि उसके पास ज़मीन ज़्यादा दिन तक टिके, ज़मीन बेचने की नौबत ना आए। नौकरी कोई व्यक्ति आरंभ करना चाह रहा है तो स्थिर नक्षत्र देंगे, तो जहाँ नौकरी करने जाएगा वहाँ पर ज़्यादा दिन टिक पाएगा। और अगर वह व्यक्ति ज़्यादा दिन ना टिकना चाहे, तब उसे चर नक्षत्र वाली कोई मुहूर्त बताइए, ताकि 4-6 महीना करने के बाद उसको छुट्टी मिलने में आसानी रहे। तो ये जान लीजिएगा, अभी आगे मृदु नक्षत्र आएँगे। तो जो नक्षत्र अभी आगे मृदु नक्षत्र वाले आएँगे, वो कार्य इसमें भी किए जा सकेंगे। यानी ध्रुव, स्थिर नक्षत्र, ये आपको एक पेज पे अपनी तरीके से लिख के टेबल पे रखना होगा। जब आप कुंडली देखेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, तो अलग से आप इसको टेबल पे लिख लीजिएगा। ऐसे जो है छोटा-सा हेडिंग डाल के स्थिर न लिख के सामने इन नक्षत्रों को लिख लीजिए, चर नक्षत्रों को। और फिर कोई जब आपसे पूछे मुहूर्त, तो आप यहाँ से देख के बोल सकें। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो लिख के रखिए। महीने 2 महीने जब आप काम करेंगे टेबल पे सामने रख के, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। शुरू में मैंने भी ऐसा ही किया है। कितनी सारी चीज़ें दिमाग में रखेंगे, भूल जाता है, याद रहेगा, लेकिन ऐन वक़्त पे दिमाग में नहीं आएगा। लिख के सामने रखेंगे तो आपसे कोई चीज़ छूटेगी नहीं। अगले वाले सामने वाले व्यक्ति को बढ़िया से गाइड कर सकेंगे, और इसमें कोई बेइज़्ज़ती की बात नहीं है। बेइज़्ज़ती तब है जब आप सामने वाले को सही से गाइड नहीं कर पाएँगे। इसी प्रकार से चर नक्षत्र भी लिख के उसी पेज पे छोटा-सा लिख के रखे रहें, जब भी किसी को गाइड करेंगे भविष्य में, तो देखते रहेंगे। अब चर नक्षत्र जो होते हैं, इसमें ऐसे काम करना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रखना हो, जो स्थिर रहने वाले ना हो। इस नक्षत्र में स्वाति आ गया, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिसा और सोमवार का दिन भी आ गया। सोमवार के दिन में जो काम किया जाता है, वो चलायमान रहता है। तो इसमें जो है जैसे वाहन चलाना, अब अगर वाहन कोई व्यक्ति खरीदता है,
तो वो स्थिर रहे इसलिए नहीं खरीदता। तो इसलिए वाहन का मुहूर्त किस में देना चाहिए? चर नक्षत्र में दीजिए। जिस दिन चर नक्षत्र हो, उस दिन वाहन खरीदने के लिए गाइड करिए। सवारी करना, घुड़सवारी पहले के ज़माने में हाथी की सवारी करना, ये सब टेक्स्ट बुक में होता है हमारे क्लासिकल में, तो इसको अपने हिसाब से समझिएगा। कोई भी सवारी करना है तो चर नक्षत्र में, यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं तो चर नक्षत्र में। स्थिर नक्षत्र में कोई व्यक्ति यात्रा करेगा तो उसको पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, रास्ता जो है वो थोड़ा कठोर हो जाएगा, श्रमशील हो जाएगा, गाड़ी बिगड़ जाए रास्ते में या तबीयत के कारण रुकना पड़े, मौसम के कारण। जब चर नक्षत्र रहता है तो आपकी यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए, इस बात की संभावना अधिक रहती है। आगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उग्र या क्रूर नक्षत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग हमें कुंडली में करना है। कैसे करना है? और ये जो 2 ऊपर बताए गए आपको, चर और स्थिर, चर और स्थिर जो ऊपर बताए गए उसका प्रयोग तो आप मुहूर्त में करेंगे, लेकिन उग्र नक्षत्र का प्रयोग आप कुंडली में कर सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त फलादेश होता है। पहले मुहूर्त के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा लास्ट में कुंडली में इसका प्रयोग करना। इसमें पूर्वा शामिल हो गया, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, और इसमें पूर्वा फाल्गुनी, हाँ वही मैं देख रहा हूँ, तीनों पूर्वा इसमें शामिल है। भरणी शामिल है, मघा शामिल है। मंगलवार का दिन भी जो है क्रूर दिन में आता है। मंगलवार का दिन क्रूर नक्षत्र नहीं है, लेकिन क्रूर दिन है। आक्रामक स्वभाव वाले कार्य इन नक्षत्रों में किए जाते हैं, जैसे किसी की हत्या करना। अब यहाँ पर हत्या करने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि इसके लिए कोई व्यक्ति मुहूर्त देखेगा। तो पहले के समय में जब लोगों को फांसी वगैरह दी जाती थी, जब राजा महाराजाओं का समय होता था, तो उसमें ये नक्षत्र लिए जाते थे। फांसी भी मुहूर्त देखकर दी जाती थी। विश्वासघात करना, यानी जो पहले के समय में दूत वगैरह होते थे, गुप्तचर होते थे, उनको इन नक्षत्रों में विदा किया जाता था कि ऐसे नक्षत्र में विदा किया जाए, ताकि वो लोग जो जा रहे हैं गुप्तचरी का काम करने, आसानी से कर सकें। अग्नि से संबंधित जो कार्य है उसको इस नक्षत्र में करना है। किसी का ईंट भट्ठा है जहाँ ईंट जो है पकती है, वो कार्य हो गया। या अग्नि, ये जो लोहा सरिया वगैरह बनता है, भट्ठी में गलाया जाता है, उसको जिस दिन शुरू करना हो इस नक्षत्र में किया जाए। अग्नि से संबंधित कार्य और भी, जैसे अग्नि से अशुभ कार्य जुड़े हुए हो गए, चोरी, विष देना, विष संबंधित दवाओं पर खोज, विष संबंधित दवाओं पर खोज, विष संबंधित जैसे जो अभी कोरोना था उसकी दवा खोजी गई, तो वो क्रिया क्रूर नक्षत्र में शुरू किया जाए तो आसान रहता है। किसी को ऑपरेशन करवाना हो तो वो क्रिया क्रूर नक्षत्र ले ले, ताकि ऑपरेशन करने में डॉक्टर को आसानी पड़ेगी। हथियारों का क्रय विक्रय करना हो अथवा प्रयोग करना हो, हथियार का खरीद बय अथवा प्रयोग, तो ये भी जो है, कोई को लाइसेंस चाहिए बंदूक का, राइफल का, तो आप ये नक्षत्र बता सकते हैं उनको। आज सभी क्रूर प्रकृति के कार्यों के लिए अनुकूल नक्षत्र माने गए हैं। अभी आगे दारुण नक्षत्र भी आएगा। 2 प्रकार के नक्षत्र हैं जो खराब हैं। एक तो उग्र या क्रूर बोलते हैं, दूसरे को तीक्ष्ण या दारुण बोलते हैं, वो अभी नीचे आएगा। तो जो काम हम इस उग्र नक्षत्र में कर सकते हैं उसे तीक्ष्ण और दारुण में भी किया जा सकता है, अभी आएगा नीचे। मिश्र नक्षत्र, अब यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, मिश्र साधारण नक्षत्र। अगर मान लीजिए किसी कार्य के लिए जो ऊपर मुहूर्त बताया गया ये सब नहीं मिल पा रहा है, निकट में नहीं है और व्यक्ति को जल्दी का मुहूर्त चाहिए, तो उसको आप ये मिश्र नक्षत्र वाला मुहूर्त भी दे सकते हैं। विशाखा तथा कृतिका नक्षत्र को इस श्रेणी में रखा गया है। विशाखा और कृतिका नक्षत्र में आप किसी को कोई भी काम करने के लिए सलाह दे सकते हैं, लेकिन आम तौर पर इसमें भी अग्नि से संबंधित कार्य, धातुओं को गर्म करना, धातु हो चाहे लिक्विड हो, कोई भी चीज़ गर्म करना,
गर्म करके लिक्विड बनाना, गैस से जुड़ा हुआ कार्य, सजाने संवारने का कार्य, दवा निर्माण आदि का कार्य इन नक्षत्रों में किया जाता है। एक्चुअली मेरा टॉपिक कुछ और है, अभी मैं भूमिका बना रहा हूँ, लेकिन उसी के साथ-साथ आपको मुहूर्त के बारे में भी जानकारी मिल जा रही है। अगला नक्षत्र होता है क्षिप्र या लघु नक्षत्र, छोटे नक्षत्र। इनमें जो है हस्त नक्षत्र, अश्विनी, पुष्य, अभिजीत और बृहस्पतिवार का दिन लेते हैं। इन नक्षत्रों में दुकान का प्रारंभ हो चाहे दुकान का निर्माण हो, घर का निर्माण नहीं, दुकान का निर्माण। घर का निर्माण तो स्थिर नक्षत्र में करना है। दुकान का प्रारंभ तथा दुकान का निर्माण, सामान बेचने का, शिक्षा प्रारंभ करना, गहने तथा जवाहरात बनवाने का या पहनने का, मित्रता करने का, किसी से पार्टनरशिप करने के लिए ये नक्षत्र अच्छे हैं। अश्विनी, पुष्य और अभिजीत। कोई आपको कला सीखनी है, कला मतलब कोई हुनर या स्किल अपने अंदर डेवलप करना है, कला दिखाना हो चाहे कला सीखना हो, इन सब के लिए ये नक्षत्र अच्छे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र है मृदु नक्षत्र। अब यहाँ से मैं आपको कुछ रोचक चीज बताऊंगा जिसे आप अलग से भी नोट करेंगे। आगे हमको एक नक्षत्र मिला था उग्र, जिसको हम क्रूर बोलते हैं, और अभी हमें मिला है मृदु, और अगले नंबर पे हमें मिलेगा तीक्ष्ण। यहाँ पर देखिए अगले में क्या है, तीक्ष्ण। अब यहाँ पर देखिए मृदु नक्षत्र, अच्छे कार्य जो हैं, जहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, मृदु मतलब होता है स्वीटनेस, जिसमें मीठापन हो। इसमें मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, ये 3 नक्षत्र मृदु नक्षत्र में आते हैं। तो मान लीजिए इसमें से बहुत से लोगों की शादी विवाह तो हो गया है, पत्नी के लिए कुछ लेकर के आ रहे हैं या शादी के लिए जा रहे हैं, कुछ भी नया करना चाह रहे हैं, पत्नी को घुमाने लेके जा रहे हैं। अब अगर आप गलती से उग्र नक्षत्र में निकल गए, तो ये हालांकि ये जो मैं बोल रहा हूँ परिहास का विषय है, लेकिन आप लोग समझिएगा भी ऐसे ही। क्या है कि मान लीजिए नई नई शादी हुई और लेके गए पत्नी को घुमाने के लिए और निकल गए उग्र नक्षत्र में। अब उग्र नक्षत्र में निकले, यहाँ से तो बड़े हसीन सपने लेके निकले, अब वहां पर पहुंचे तो पता चला द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया, फाइटिंग शुरू हो गई। तो ये चीज भी ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, ग्रुप में जो लोग सीख रहे हैं, जैसे यहाँ ऑफिस में विकास जी हैं, सीख रहे हैं, शादी होने वाली है उनकी, तो वो प्लान बनाए हैं बड़ी दूर जाने का, वो भी लाइव होंगे तो सुन लें और सीख लें। मृदु नक्षत्र में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किए गए कार्य हमें मधुर परिणाम देते हैं। और अगर ये नक्षत्र शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो और भी अच्छा है। इसमें गायन सीखना या आरंभ करना। क्यों गायन सीखना, क्यों? क्योंकि गाना हमारा क्या होना चाहिए, मधुर होगा तभी तो लोग सुनेंगे। संगीत सीखना, जब आप मधुर नक्षत्र में काम ही नहीं शुरू किए हैं तो आपका कंठ मधुर ध्वनि निकालेगा ही नहीं, क्योंकि कंठ के साथ साथ संगीत भी चाहिए। तो संगीत का मुहूर्त अच्छा रहे, वस्त्र सिलवाने का मुहूर्त या पहनने का मुहूर्त, क्रीड़ा खेल खेल आदि भी मृदु नक्षत्र में होता है, तो व्यक्ति अपने खेल से लोगों को जो है आकर्षित कर लेता है। मित्र बनाना है, गहना बनाना है, ज्वेलरी या गहना पहनना है, तो इन नक्षत्रों में ये कार्य किए जाएं तो अच्छा है। ये तो हो गया, मैंने बताया काम के लिए, मुहूर्त बताने के लिए। अब एक दूसरी चीज जान लीजिए। जो हमारे पास 7 कैटेगरी के नक्षत्र आए हैं, इसमें से 3 कैटेगरी का ज्यादा महत्व है। इस पे भी बोल दूं तब उस पे चलता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तीक्ष्ण और दारुण, चाहे तीक्ष्ण कह लीजिए चाहे दारुण। अच्छा आप देखिए, इस तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब होता है तीखा। दारुण मतलब कोई आग खाए, जिब आग से जल जाने पर जैसा फील होता है, वैसा ही इसका टेस्ट है तीक्ष्ण का, दारुण का।
तो ये दारुण नक्षत्र में मूल आता है, ज्येष्ठा, आद्रा, अश्लेखा नक्षत्र। शनिवार का दिन भी जो है दारुण में आता है। इन नक्षत्रों में भी घोर क्रियाएं की जाती है, मतलब जैसे अशुभ चीजें, तांत्रिक क्रियाएं, हत्या, काला जादू, आक्रमण करना, मृत्यु तुल्य कृत्यों को करना, जानवरों को प्रशिक्षित करना तथा उन्हें बस में करना, जो शमशान साधनाएं करते हैं, हठ योग, उनके लिए ये नक्षत्र महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, एक हमें मिला तीक्ष्ण नक्षत्र। इस तीक्ष्ण नक्षत्र और इस उग्र नक्षत्र, इन दोनों को ही अशुभ मानिए। हो सकता है इन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह कोई शुभ ग्रह ही हो, लेकिन इसमें नक्षत्रों का स्वामी जो है उससे मतलब ही नहीं है। इन नक्षत्रों की प्लेसमेंट आकाश मंडल में जहां पर है और इन नक्षत्रों के ताराओं से बनने वाली जो आकृति है, उस हिसाब से ये दो नक्षत्र हो जाते हैं फायरी, मतलब आग की जलन देने वाले। आग से लोग डरते हैं, आग हमेशा जलाने का और परेशान करने का काम करेगा जो भी आग में पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी की कुंडली में, हालांकि अगला कार्यक्रम में मारक पे और कारक पे ले लूंगा और इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा कारक मारक का। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई खराब योग बना है, खराब योग का मतलब क्या हो गया? खराब योग का मतलब हो गया, मैं वो भी दिखा देता हूँ इसी समय। कुंडली में बनने वाले योग कहीं पर होगा पीडीएफ, अच्छे बुरे योग, अब यही कहीं है, ढूंढना पड़ेगा। यह है जन्म कुंडली के प्रमुख दोष। खुल जाए पीडीएफ फिर मैं बता रहा हूँ। जैसे जन्म कुंडली में बनने वाले प्रमुख दोष में ग्रहण दोष एक है, चंद्रमा और सूर्य के साथ राहु केतु हो तो ग्रहण दोष। इसी प्रकार से अंगारक दोष, मंगल राहु की युति हो। चांडाल दोष, गुरु और राहु की युति हो। श्रापित दोष, शनि राहु की युति हो। इसी प्रकार से विष दोष, काल सर्प दोष, अंधक दोष, बहुत सारे दोष हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में ये दोष बना हुआ है, केमद्रुम दोष, चंद्रमा अकेला हो, उसके साथ में आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, ऐसे और सारे दोष होंगे। सकट दोष, ये सब आप लोग पीडीएफ में पढ़िए, वीडियो में भी बताया गया है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में ये सारे दोष हैं और ये दोष कुंडली में जहां बने हुए हैं, जिस नक्षत्र में, मैं मान लेता हूं कि शनि और राहु के द्वारा एक योग बना, शनि राहु एक साथ हैं तो यहाँ पे विष दोष बना। अब विष दोष में देखिए कि शनि और राहु किस नक्षत्र में है। कोई भी दोष बना, अगर जो दोष बना है वह ज्येष्ठा, आद्रा, अश्लेखा में बना हो या फिर इस उग्र नक्षत्र में बना हो, शनि और राहु दोनों में से दोनों इस नक्षत्र में हो, तो ऐसा जान लीजिए कि उस दोष का प्रभाव व्यक्ति को बहुत ज्यादा मिलेगा, दशा अंतर दशा आने पे बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसको बाद में जब रिकॉर्डिंग वीडियो देखिएगा तो उतार लीजिएगा। कुंडली का कोई भी दोष अगर तीक्ष्ण नक्षत्र या उग्र नक्षत्र, उग्र नक्षत्र मतलब भरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, तीनों पूर्वा और भरणी मघा। इसके अलावा तीक्ष्ण नक्षत्र में आद्रा, अश्लेखा, ज्येष्ठा और मूल, अगर इन नक्षत्रों में कोई दुर्योग बना है कुंडली में तो वह दुर्योग ज्यादा ही अनिष्ट फल देता है। अगर दुर्योग बनाने वाले दोनों ग्रह ही सेम नक्षत्र में हो तो ज्यादा बुरा है। अब मान लिया कि शनि और राहु या मंगल राहु एक साथ हैं, अंगारक दोष में हैं, अगर दोनों में से कोई एक पूर्वा भाद्रपद में है और दूसरा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में नहीं है तो भी दोष बना, लेकिन वो कुछ कम प्रभावशाली होगा।
इसके बजाय कि दोनों ग्रह ही पूर्वा भाद्रपद में हो। अगर दोनों पूर्वा भाद्रपद में हो गए तो बहुत प्रबल है। दोनों में से कोई एक बाहर हो गया, नक्षत्र बदल लिया है, तो कुछ हल्का हो जाएगा। ये चीज जाने रहिएगा। अब एक चीज और देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई दुर्योग बना और ग्रह इन नक्षत्रों में है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा में है, दोष बना है और व्यक्ति का जन्म भी मंगलवार का हो, तब तो पूछना ही क्या है। वो दशा अंतर दशा ऐसे ऐसे करामात करेगी कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वहीं अगर तीक्ष्ण नक्षत्र में भी यही चीज लागू है। मूल नक्षत्र ज्येष्ठा, आद्रा, श्लेखा में अगर दोनों बुरे योग वाले ग्रह हैं तो अशुभ फल देंगे। अगर जन्म भी शनिवार का हुआ है तो और भी प्रभावशाली। अब एक दूसरी बात, किसी की कुंडली में शुभ योग बना है, गजकेसरी योग बन गया, चंद्रमंगल योग बन गया, लक्ष्मी नारायण योग बन गया, मतलब अच्छे योग बने, और वो भी इन नक्षत्रों में आ गए तो उन अच्छे योगों का फल भी कम हो जाएगा। मतलब अशुभ तो नहीं कहेंगे कि गजकेसरी चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे तो गजकेसरी बना, और अगर वह गजकेसरी इस तीक्ष्ण और उग्र नक्षत्र के बजाय किसी दूसरे नक्षत्र में बना होगा तो उसका जितना अच्छा एडवांटेज मिलेगा उतना अच्छा एडवांटेज इसमें नहीं मिलेगा, उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में। अब अगली बात, मृदु नक्षत्र पे आ जाइए। अगर कोई दुर्योग बना हुआ है और दोनों दुर्योग वाले ग्रह मृदु नक्षत्र में बैठे हैं तो दुर्योग का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, इसे जान लीजिए। मंगल राहु एक साथ है, अंगारक दोष में है, उग्र या क्रूर नक्षत्र में हो गए तो बहुत तगड़ा नुकसान। वहीं अगर यह दोष मृदु नक्षत्र में बना तो बहुत कम नुकसान। बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं कुंडली देखते समय कि एक ही दोष, आप बोलेंगे आपकी कुंडली में चांडाल दोष है, 5 लोगों के चांडाल दोष देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ लोगों को चांडाल दोष बहुत प्रभावित किया, कुछ को बहुत कम किया, कुछ को तो बिल्कुल ही नहीं किया। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि क्या दोनों ग्रह सेम नक्षत्र में तो नहीं है। सेम नक्षत्र में है तो नक्षत्र उग्र या क्रूर है कि मृदु है, कैसा है, ये दोनों चीजें देख लेनी चाहिए। अगर कोई अच्छा योग इस मृदु नक्षत्र में बन गया, गजकेसरी योग मृदु नक्षत्र में बन गया, तो गजकेसरी का योग बढ़ जाएगा, उसका अच्छा प्रभाव बढ़ जाएगा। और अगर कोई खराब योग इस मृदु नक्षत्र में बना है तो उसका खराब प्रभाव घटेगा। खराब बनने पे खराब का प्रभाव घटेगा और अच्छा बनने पर अच्छे का प्रभाव बढ़ेगा। अब दूसरी चीज, इसी क्रूर और उग्र और मृदु के बारे में, बहुत सारी कुंडलियां आप देखते हैं तो मांगलिक होती हैं। लगन का मंगल चौथे का सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में और 12वें भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है, इतना सामान्य सा नियम जानिए। और जो इसके अपवाद हैं वो बाद की चीजें हैं। सब लोग जिनको नहीं पता है वो लोग अभी रट लें। लगन में चतुर्थ भाव में सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और मंगल जो है इन नक्षत्रों में बैठा हो, उग्र या क्रूर नक्षत्र में, इधर उग्र नक्षत्र में हो, या मंगल जो है दारुण नक्षत्र में हो, तो ऐसे मंगल दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जब भी मांगलिक देखिए तो मंगल का नक्षत्र भी देख लीजिए उग्र या क्रूर में है कि नहीं है। अगर इन नक्षत्रों में मंगल है तो मांगलिक का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे में सामने वाले का मांगलिक से ही विवाह होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि सामने वाले का भी मंगल इन्हीं नक्षत्रों में हो, लेकिन अगला व्यक्ति भी मंगल के नाते ढंग से मांगलिक होना चाहिए। तीसरी चीज, तीसरा सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। ये सूत्र जो मंगल वाला मैंने बताया ये यहाँ पे है नहीं, नोट कर लेना चाहिए आपको। ऐसे नोट कर लीजिए एक पॉइंट में कि मांगलिक विचार में उग्र या क्रूर नक्षत्र को देखना है, नोट कर लीजिए ऐसे। अब अगली चीज क्या है
किसी भी भाव का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम भाव को देखते हैं। भाव को देखने का मतलब यह है कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसे देखिए, उस भाव का जो स्वामी है उसे देखिए, और भाव पे जो दृष्टि डाल रहा है ग्रह उसे भी देखिए। 3 चीजें मिलेंगी, भाव में बैठा ग्रह, भाव पे दृष्टि डालने वाला, और भावेश भाव का स्वामी। अगर ये तीनों में से मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम कब हो जाएगा जब 2 चीजें मिल जाएं इसमें से। अगर इनमें से 2 चीजें मृदु नक्षत्र में है तो उस भाव का फल अच्छा हो जाएगा। और अगर इनमें से 2 चीज, अगर तीनों हो जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन बहुमत पाने के लिए 3 में से बहुमत 2 का तो बनेगा ना। तो 2 चीजें मिल जाएं तो अच्छी हैं, तीनों मिल जाएं तो और अच्छा है। वहीं अगर ये उग्र या क्रूर नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मान लीजिए कोई मांगलिक है, चतुर्थ भाव में मंगल है, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वो उग्र नक्षत्र में है, और 7वें भाव का जो स्वामी है वो दारुण या तीक्ष्ण नक्षत्र में गया है, तो ऐसे व्यक्ति का तलाक होगा ही होगा। अब उन्होंने कुंडली मिलान करवा ली है, मांगलिक से विवाह भी हुआ है, दोनों पति पत्नी मांगलिक है, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है, यही सवाल करेगा अगला व्यक्ति। काफी लोग आते हैं, कुंडलियां मिलाता हूँ और वो लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है जब दोनों लोग ही मांगलिक है, पंडित जी कुंडली मिलाए थे। उसमें कारण यही है कि सप्तम भाव और 7वें भाव के स्वामी ज्यादा जगहों पे उग्र या क्रूर तीक्ष्ण नक्षत्रों का प्रभाव है, तो ये उनकी डेस्टिनी है। सारी चीजें ना उपाय से बदली जा सकती हैं, ना कुंडली मिला के बदली जा सकती हैं। हाँ, एक व्यक्ति मांगलिक था तो मांगलिक से विवाह करवाना पंडित जी की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपना कर्तव्य किया है। अब व्यक्ति की स्थिति कैसी है, राशियों में, वर्ग कुंडलियों में, नक्षत्रों में, उस हिसाब से वो फल देता है। तो ये नक्षत्रों के प्रयोग में बात, दूसरा पॉइंट आप ये नोट करेंगे, कोई भी भाव में बैठा हुआ ग्रह या किसी भाव का स्वामी अगर मृदु नक्षत्र में होगा तो उस भाव का फल मीठा करेगा, भाव का फल अच्छा होगा। वहीं अगर क्रूर नक्षत्र में होगा, दारुण तीक्ष्ण में होगा, तो भाव का फल बिगाड़ेगा। अन्य नक्षत्रों में होने पर साधारण फल आते हैं, अन्य नक्षत्रों का आप लोग सोचेंगे नहीं बोला जा रहा है, तो मिश्र नक्षत्र नाम ही मिश्र है, ना अच्छा ना बुरा, वैसे चलाएगा, इसमें भी वैसा ही है, चलता रहेगा। लेकिन विशेष रूप से ये नक्षत्रों का योगदान अधिक है। इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग आप करेंगे जब किसी की कुंडली में कोई अच्छा योग बना है, बुरा योग बना है, भाव को देखेंगे, भावेश को देखेंगे, तो ये देख लिया करिए कि उग्र या फिर तीक्ष्ण नक्षत्र में है कि मृदु नक्षत्र में है। उम्मीद है ये नक्षत्रों पे ये जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा। नीचे कुछ और बताए गए हैं। नक्षत्रों को उनकी दृष्टि के अनुसार भी बांटा गया है, और वर्गीकरण इस प्रकार से, ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर देखने वाले, ऊपर की तरफ निगाह करने वाले नक्षत्र आद्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिषा, तीनों उत्तरा, रोहिणी नक्षत्र आते हैं। ये लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी जिस काम को ऊपर की तरफ बढ़ाना हो उनका वो काम इनमें आप कर सकते हैं। जैसे कई मंजिले का भवन बनाना, बहुत ऊंचाई पर लेके जाना, घर बनाना, मंदिर के गुंबद का निर्माण, मंदिर का निर्माण, उद्यान आदि बनाने का काम किया जाता है। और दूसरा होता है अधोमुखी नक्षत्र, जिनकी दृष्टि नीचे की तरफ होती है। इनमें मूल नक्षत्र, अश्लेखा नक्षत्र, विशाखा, कृतिका, तीनों पूर्वा। अब जहां पर जा रहा है उत्तरा, वहां पे तीनों उत्तराएं जाएंगी। और यहाँ तीनों उत्तरा ना, उत्तरा मतलब उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, और तीनों पूर्वा इसी प्रकार से, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, ये अधोमुखी है। भरणी भी इसी में है, मघा भी है। इन नक्षत्रों में भूमि से जुड़े हुए कार्य, जैसे नीचे देख रहे हैं तो नीचे की तरफ किया जाने वाला काम, खुदाई का काम,
कुएं बनवाना, तालाब के लिए जमीन खोदना, नींव रखने के लिए जमीन की खुदाई करना। नींव रखने के लिए ये लीजिए, और जब उसको बोलते हैं कि नींव बन गया, नींव बन गई, लिंटर बोलते हैं, लगा देना। उसके बाद ये नक्षत्र लेना चाहिए, ऊर्ध्वमुखी वाला। छत लगाते समय तो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। भूमि के नीचे, जैसे भूमि के नीचे निर्माण करना। इसमें एक चीज और है, जैसे कि कुछ लोग, किसान लोग खेती करते हैं तो कुछ चीजें जमीन के अंदर गाड़ते हैं। जैसे आलू की खेती करना है तो उसको जमीन के नीचे गाड़ते हैं। तो ये सब कार्य भी इसी में करेंगे। खदान का काम जैसे कोयले की खदान वगैरह है, जमीन के अंदर गंदे पानी की निकासी की खुदाई का काम, ये सब हो जाता है इसमें। तीसरा पढ़ लीजिएगा बाद में ध्यान से। तिर्यक मुखी नक्षत्र, इसमें मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, अश्विनी, ज्येष्ठा नक्षत्र आदि शामिल है। इनमें नक्षत्रों का मुख सीधा होता है, जिससे इनकी दृष्टि सामने की ओर होती है। इन नक्षत्रों को यात्रा अथवा यात्रा से संबंधित कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। किसी को गाड़ी चलाना शुरू करना हो, सीखना शुरू करना हो, तो इन नक्षत्रों में शुरू करें। वाहन में चढ़ना, सड़क निर्माण आदि, ये सब जो काम सीधे देख के किए जाए। तो ये इतने 3 प्रकार के नक्षत्र हैं। ऊपर देखने की स्थिति, नीचे देखने की स्थिति और सामने। तिर्यक मुखी नक्षत्र में सामने का अर्थ होता है सामने, दाएं और बाएं, ये 3 चीजें बनती हैं। तो ये आज नक्षत्रों के बारे में मेरा कार्यक्रम था। फिर अगले कार्यक्रम में इस पे लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोबारा नहीं बोलेंगे। ये जो उग्र, क्रूर और मृदु नक्षत्र का कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। आज इसको इतना मेंटेन कर लीजिए कि ये फिर भविष्य में ना देखना पड़े। अब जो है अगले कार्यक्रम में थोड़ा सा कारक और मारक के बारे में बताऊंगा मैं। वीडियोस में आप लोग कितना देख लिए हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो हमको बहुत नहीं पता है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग देखिए। 1 मिनट में थोड़ा वेबसाइट खोल लेता हूँ। कुछ लोग तो लॉगिन ही नहीं कर पाते, मतलब नक्षत्र तक ढूंढ नहीं पाते हैं। देखिए, इसको लॉगिन करिए। अगर किसी को दिक्कत हो तो अपने घर में नवयुवक जो छोटे बच्चे हैं उनसे सलाह लें। अब यहाँ पे आपको मिलती हैं, एक तो प्रीमियम एस्ट्रोलॉजी, सप्लीमेंट्री में जूम क्लास की रिकॉर्डिंग जाती है, स्टडी मटेरियल यहाँ है। एक कॉलम और जोड़ा गया है, देखिए प्रैक्टिस सेट। जो लोग नए हैं वो सप्लीमेंट्री में पहला लेसन देख लें और फिर इस पे प्रैक्टिस करें। प्रीमियम एस्ट्रोलॉजी में आपके वीडियोज हैं, इसमें काफ़ी वीडियोस आपको कवर करा दिया गया है। भाव से विचारणीय अंग, किस राशि से क्या क्या विचार होगा, ये हो गया। नक्षत्र परिचय पे आज हम लोगों ने चर्चा की है, लेसन 23। तो अभी आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, उसी के जस्ट बाद आप लोग जा करके लेसन 23 जरूर देखिए। अभी एक बार मैं बोला हूँ, अभी दोबारा जब इसी चीज को वीडियो फॉर्म में देख लेंगे तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर अगले क्लास में ग्रहों की अवस्था, फिर और सारी चीजें देखेंगे। कारक मारक पे भी मैं जल्दी ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कारक मारक और बाधक तीनों पे। तो आज के लिए आप लोगों का काम है कि लेसन 23 जाके देखिए, फिर आगे अपने समय सुविधा के अनुसार सब कुछ देखते रहिएगा, ग्रहों की दृष्टि वगैरह सब कुछ देखते रहिए। 2 दिन में मैं और लेसन अपलोड करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब कोई हाथ उठाना चाह रहा था? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ जी। कि हमारे प्रैक्टिकल जब होंगे, हम्म। प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो क्या ये चीजें दोबारा बताई जाएंगी क्या? क्यों दोबारा क्यों भाई, ये प्रैक्टिकल ही तो हो रहा, और कैसा नहीं प्रैक्टिकल नहीं, होगा? जैसे जी। अंगों से विचार करना आपने बताया, हम्म। अब मेरे सामने एक कुंडली है, हम्म। मैं उसमें देखना चाहता हूँ कि भी किस अंग से उसकी दशा भी देख ली मैंने, हम्म। और मैं देखना चाहता हूँ कि भी इसको किस अंग में
किस बहुत अंग में या किस रोग के बारे में मेरे को जानना है? बहुत उचित सवाल आपने किया है। देखिए, अभी आप सिर्फ इतना आपका काम है कि किस राशि से किस अंग का विचार होगा, किस भाव से और किस ग्रह से किस अंग का विचार होगा। पीड़ित हाँ, कौन सा अंग है, कैसा है, ये अभी छोड़ दीजिए। ये जब हम अच्छा, अभी कुंडली विश्लेषण पे चलेंगे, तब ठीक वहां है। पे जब मैं कुंडली सामने रखूंगा और बोलूंगा, ये चीज उससे आएगी। ऐसे मतलब में उस वक्त ये चीज दोबारा आ जाएगी। दोबारा आएगी, दोबारा समझाएंगे और ये चीज उसी तरीके से समझ में भी आएगा। अभी अच्छा, हम ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हाँ, अच्छा, इस चीज से इसका विचार, ये ग्रह की दृष्टि है, ये अवस्था है। उसको हाँ, फलित कैसे करना है, उस पे हाँ, अभी फलित पे हमारा कोई ध्यान ही ना जाए, आप लोगों ठीक का है, भी ना जाए। ठीक है। ये तो मेरा क्योंकि तैयार हो गया लेसन। हाँ, ये लेसन और भी लेसन है। जैसे हमारे जब हाँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तब फिर हम हाँ, उसके बाद फलित पे एक साथ चलेंगे। अभी ध्यान हाँ, बांटने की जरूरत नहीं हाँ, है। और ठीक है। ये जो डाउट वाला था, लोगों ने भेजा था ग्रुप में, वास्तव में वो सारी हाँ, चीजें फलित की पूछ रहे हैं। हाँ, फलित की अभी नहीं हम चलेंगे, अभी हम सिर्फ अच्छा, कॉन्सेप्ट पे रहेंगे। जब मैं आप ठीक है, सब लोगों को खूब माज लूंगा ढंग से कि हाँ, ठीक अब है। जो है लोगों का कॉन्सेप्ट लगभग लगभग समझ में आ गया है, तब फलित पे चलूं। अब जैसे वहां पे चलूं मैं और हुँ, फलित करना हम लोग शुरू करें और देखें कि हाँ, हुँ, ये चीज उग्र क्रूर में है, और अगले हुँ, व्यक्ति को समझ में ही ना आए उग्र क्रूर क्या है, वह लेसन ही ना हुँ, देखा रहे उग्र क्रूर का, तो हुँ, वहां पे बातें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है। फिलहाल हम लोग फलित में इसको लेंगे और बढ़िया से समझ में आएगा। और कोई हाथ उठाना चाहता है? मोहित, जी मोहित जी गुरुजी। आप अनम्यूट हैं, गुरुजी, मैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। पूछिए। आपने मतलब लेसन जो अपलोड कर रखा है उसमें एक कंसेप्ट ये बताया है हम्म कि जैसे गुरु चौथे भाव में बैठा हुआ है तो हम्म 3 डिग्री का मान लो अगर वो है तो 10वें हम्म भाव पे 3 डिग्री तक ही देखेगा, 180 डिग्री। हम्म लेकिन तो गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि अगर मान लो 15 डिग्री का कोई ग्रह होता है तो क्या वो पंद्रह हम्म, डिग्री तक ही देखेगा या पूरे भाव को देखेगा? 15 डिग्री तक ही देखेगा। सिर्फ 15? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे भाव पे दृष्टि के लिए 29 डिग्री या फिर 29.5 डिग्री का उसको होना पड़ेगा। 29 डिग्री का होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं सही कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पे ये देखना है कि वो जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, उस भाव में ग्रह कितने अंश पर बैठा है। एक तो होगा कि भाव में ग्रह नहीं होगा, हम्म। ठीक है। अगर ठीक भाव है। में ग्रह नहीं है तो सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि भाव पे पड़ी। अगर भाव में ग्रह है हम्म। तो दो संभावनाएं होंगी, एक तो भाव पे दृष्टि पड़ेगी ही, दूसरा हम देखेंगे क्या बृहस्पति की दृष्टि उस ग्रह पर भी पड़ रही है कि नहीं। ठीक है। बृहस्पति की दृष्टि उस ग्रह पे कब पड़ेगी, जब उस ग्रह की डिग्री बृहस्पति से कम होगी। जी। अगर बृहस्पति 10 डिग्री का है हाँ। चतुर्थ भाव में, तो दसम भाव में कोई ग्रह 10 डिग्री से नीचे होगा, तभी बृहस्पति उसे देखेगा। ठीक है। भाव और पे गुरुजी। पूरी दृष्टि मान लेंगे, लेकिन अच्छा। ये कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से ग्रह पर लागू होगा। वीडियो में मैंने ग्रह का नाम लिया है। जी। और गुरुजी, 5वीं और 9वीं दृष्टि के लिए भी यही कंसेप्ट लागू होगा या फिर सिर्फ 7वीं दृष्टि के लिए है ये कंसेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे सिर्फ 7वीं दृष्टि पर, जी। क्योंकि ठीक है। 180 अंश के आगे ग्रह नहीं देख पाएगा। और ये जो दृष्टियां हैं, 5वीं 9वीं तीसरी चौथी, ये सब सामने की दृष्टियां नहीं है, ये बगल वाली दृष्टियां हैं। जी। और जी गुरु। दूसरी एक चीज और समझ लीजिए, हाँ। लगन की डिग्री कितनी है ये देख लीजिए। जी। लगन की डिग्री जो है, अगर उस डिग्री के आसपास में कोई ग्रह बैठा हुआ है हम्म। तो उस ग्रह की दृष्टि बहुत प्रबल हो जाती है। जी। अगर किसी तो का लगन 2 डिग्री का है और जी। कोई ग्रह 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री के आसपास में है, तो हम्म। उसी को भाव मध्य बोला जाता है। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लग्न की डिग्री के समीप में जो ग्रह होता है वो लगभग भाव मध्य में आता है। तो वो ग्रह भाव पे जहां बैठा है
वहां पर बहुत अधिक प्रभाव रखेगा। जिन भावों का स्वामी है उस पे भी बहुत अधिक प्रभाव रखेगा। जहां दृष्टि डाल रहा है वहां भी बहुत अधिक प्रभाव रखेगा। जी। और गुरुजी एक क्वेश्चन और था मेरा। मैंने आपका एक वीडियो देखा हुआ था, तो उसमें आपने मतलब ये चीज बताई हुई थी कि जैसे शनि अगर 11वें भाव में बैठा हुआ हो तो मतलब वो उत्तरार्ध में अच्छा फल देता है। हम्म, तो गुरुजी इसका कोई मतलब कंसेप्ट है कि मतलब कौन सा है ग्रह कब से अच्छा ग्रह शुरू है करता है अच्छा इसी फल में देना? इसी में लेशन आपको मिलेगा ना कि दो राशियों का स्वामी, दो अच्छा। राशियों का स्वामी कब अच्छा बुरा देगा, कब किस राशि का देगा, और कब अच्छा देगा कब बुरा देगा। इसी में आगे लेशन में आपको मिलेंगे, और पीडीएफ में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। हालांकि इस पे अभी आगे और भी क्लास मिलेंगे। जी, गुरुजी एक क्वेश्चन और था, मैंने लिखा था कि कुछ ज्योतिषी जो है वो मतलब 11वें भाव से लेफ्ट हैंड देखते हैं और तीसरे भाव से राइट हैंड देखते हैं, तो उसमें क्या सच्चाई है? और जो लेफ्ट कान है वो भी मतलब 11वें भाव से देखा जाता है। वो तो सही तो है। जैसे पुरुष की कुंडली अगर आपको देखनी है तो लेफ्ट साइड से राइट अंगों का विचार होगा और राइट साइड से लेफ्ट अंग का विचार होगा पुरुष की कुंडली में। स्त्री की कुंडली में लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट साइड से राइट का विचार और लेफ्ट साइड से लेफ्ट का विचार। जी गुरुजी, ये यही पूछ रहा था। कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का। जी, क्योंकि वो आपने जो वीडियोस डाले थे उसमें मतलब ऐसा कुछ मतलब बताया नहीं था कि तीसरे भाव सिर्फ भुजाओं का बताया गया, तो मैंने कहा थोड़ा कन्फ्यूजन दूर किया जाए। नहीं तो इसीलिए अगर राइट है कुंडली का राइट साइड तो लेफ्ट अंगों को देखिए, लेफ्ट है तो राइट को देखिए। ठीक। गुरुजी पंचांग देखना फिर आप बाद में सिखाएंगे? हाँ हमें वो नहीं आता एकदम है। लास्ट में पंचांग को का जो है सबको पंचांग रिकमेंड करेंगे, सब खरीदेंगे, उसमें पंचांग के माध्यम से बताएंगे कि कौन सा नक्षत्र कब है, कैसा है, तिथि और कैसी है, वो सब बाद में। एक क्वेश्चन गुरुजी आज के टॉपिक पे था, जो आज का आपका टॉपिक था। जैसे आपने बोला था कि जैसे चर है तो चर नक्षत्र है, तो उसमें जो नक्षत्र है तो उनको चेक करना है। बट जैसे हम्म, चर का डे है, जैसे हम्म, चर का अगर मंडे सोमवार का दिन है, जैसे हमें कोई वाहन खरीदना है, तो अगर हम बिना नक्षत्र देखे सिर्फ सोमवार को वाहन खरीद ले, वो चलेगा सर गुरुजी? नहीं चलेगा। नक्षत्र का योगदान 70% है, इसलिए नक्षत्र को पहली प्राथमिकता में रखना है। और वो नक्षत्र पंचांग से ही देखना है? हाँ, मान लीजिए सोमवार के दिन ले रहे हैं और कोई हाँ उग्र जी। या क्रूर नक्षत्र पड़ गया और गाड़ी ले आए तो गड़बड़ है ना। ठीक है गुरुजी। यानी ठीक सबसे है। पहला महत्व नक्षत्र का है। अंकित मिश्रा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। जी गुरुदेव। गुरुदेव मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया था कि मूल त्रिकोण, तो क्या गुरुजी मतलब कि मूल त्रिकोण में मतलब आपने मंगल को बताया कि 28 अंश पे मूल त्रिकोण हो मतलब होगा मकर पे, या परम नीच भी 28 अंश पे, क्या 28 अंश पे ही होगा कि मतलब 28 से परम उच्च 27 26 25 भी होगा? नहीं, उतने अंश पर ही होगा। मतलब क्लियर, मतलब जब 28 अंश पे मंगल रहेगा तभी मतलब वो अपना परम पूर्ण उच्च है। प्रभाव देगा, परम उच्च हो या परम नीच का प्रभाव देगा? हाँ, अगर वो 25 26 27 का है तो भी उसी परिप्रेक्ष्य में ही देखिए, क्योंकि वो परम उच्च की तरफ पहुंचने के लिए अग्रसर है। परम अच्छा उच्च अच्छा। मतलब आप ऐसा मान लीजिए एवरेस्ट की चोटी है, उसी पे आप चढ़ाई कर रहे हैं, तो एवरेस्ट जी तो जी। वैसे ही ऊंचा है, यानी आप ऊंचाई पर जा रहे हैं। अब जब जी आप जी। एवरेस्ट के सबसे ऊपर पहुंच गए तो वो डिग्री है 29। जी अब जी। उसके बाद फिर नीचे आना प्रारंभ हो जाता है। जी। तो क्या मतलब लेकिन जब आप मतलब 29 पे नहीं पहुंचे हैं, 25 26 पर ही है, तभी से वो चीज क्रिएट हो जाती है मन में ना कि अब तो चालू हो मैं पार जाएगा? कर ले गया हूँ, पहुंच गया हूँ। जी जी। जी गुरु जी, क्या आपके इधर से कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या प्रमाण पत्र? डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा सबको। अच्छा अच्छा, बस यही प्रश्न था गुरु जी। और यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा लग्न, मतलब लग्न 14 अंश का है, सूर्य कितने अंश पर है, चंद्रमा कितने अंश पर, कितनी कला विकला पर है, ये सब लिखा गया है। यहाँ एक चीज और मैं समझाऊंगा आप लोगों को, जो एकदम से नए हैं वो इस चीज को समझ लें। जैसे सूर्य को देखिए, सूर्य जहाँ लिखा है, सूर्य के सामने 0 और 3 लिख के फिर ऊपर अंश वाला मार्क दिया गया है, यानी सूर्य 3 अंश पर है। ये 0 3 के बाद जो लिखा गया है
एक मिनट, इसमें कलम वलम आ रहा होता तो मैं ले लेता। देखिए सूर्य को देखिएगा, यहाँ 03 है, ब्लू जो है सर्किल दिख रहा है आप लोगों को, हाँ जी दिख सर। रहा है। ये जो 03 है ये सूर्य का अंश है। 03 के बाद देखेंगे तो 36 लिखा गया है, अंश है, और ये 36 को कला बोलते हैं, जिसको मिनट बोला जाता है। ठीक, और ठीक है। फिर इसके बाद जो 35 है ये बिकला है, सेकंड है। इसी प्रकार से अगर हम शनि को देखें तो शनि जो है 7 अंश पर है, 07 मतलब 7 अंश पर है, और 06 मतलब हो गया कि ये 6 कला पर है, और 21 मतलब हो गया 21 विकला पर है। ठीक है, ये तो हो गया अंश देखना, जिसके बारे में एक वीडियो भी बनाया गया है। चंद्रमा 21 अंश पर है, 18 क्या है चंद्रमा की, आप लोग बताएं। कला। कला है, और 03 क्या है, विकला है। बिकला। तो अंश, कला और विकला जो है ये हमारी साहित्यिक भाषा है, शास्त्रीय भाषा है। ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में आपको मिनट और सेकंड लिखा नहीं मिलता है। अंश, कला और विकला, तो आप लोग भी प्रैक्टिस अंश, कला और विकला की ही कीजिएगा। जैसे कुंडली किसी की देख रहे हैं और तो बोलेंगे कि आपका मंगल 2 अंश 34 कला और 15 विकला पर है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरा चित्र लेते हैं। दूसरा फोटो ये है। अब आप स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए ग्रह स्थिति है, वो जो मैं घेरा बनाया वो यहाँ भी बन गया। इसके पहले वाली फोटो लेनी पड़ेगी पहले, तब समझ में आएगा। यहाँ पर ग्रह स्थिति लिखी गई है। जब आप ग्रह स्थिति देखेंगे, यहाँ पर ग्रह स्थिति, जब इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे लगन दिया है, लगन तुला राशि में है, लगन कितने अंश का है और लगन में नक्षत्र कौन सा है ये यहाँ पे दिया गया है। लगन किस नक्षत्र में है, स्वाति में। सूर्य मीन राशि में है, इतने डिग्री का है, इतने अंश कला विकला का है, इस नक्षत्र में है, और नक्षत्र का ये चरण है। इतना क्लियर है ना। मंगल जो है किस राशि में है, मिथुन राशि में है, कितने अंश का, 2 अंश का, कितने कला का, 34, कितने विकला का, 15, और किस नक्षत्र में है, मृगशिरा। तो इसीलिए मैं शुरू में बोल रहा था कि नक्षत्रों को बहुत ज्यादा जो है माथा पीटने की जरूरत नहीं है। ये आपको यहाँ टूल मिलेगा, सिर्फ सामने लिख के रखिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। कि जब कुंडली में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो बताती है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, तो इसका इस्तेमाल करिए। मृगशिरा नक्षत्र में है और किस चरण में है, तीसरे चरण में है। ऐसे आप सभी ग्रह का देख लेंगे। अब यहाँ देखिए जो ग्रह स्थिति है, इसी के बगल वाला कॉलम है ग्रह स्थिति सब। जब आप मोबाइल में ऐसे स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड तो ग्रह स्थिति सब में पहुंचेंगे। तो ग्रह स्थिति सब वाला स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूं। ये है ग्रह स्थिति। अब इसमें देखिए, यहाँ गुरु को देखिए, गुरु को देखिए। इसके पहले वाले में क्या था, ग्रह था, कितने अंश पर है ये था, किस नक्षत्र में है और किस चरण में है ये था। अब इसके पहले वाले तस्वीर में मंगल जिस नक्षत्र में था, उस नक्षत्र का स्वामी यहाँ पर दिया गया, मंगल अपने ही नक्षत्र में है। वहां से आप नक्षत्र देखेंगे और यहाँ से नक्षत्र का स्वामी कहाँ मिलेगा, यहाँ जो ऊपर ना लिखा गया है ये वाला, इसमें नक्षत्र का स्वामी बताया गया है कि ग्रह जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी कौन सा है। जैसे शनि जो है किसके नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। समझ में बात है, यहाँ राहु के नक्षत्र में शनि है। इसको फिर से देखिए, यहाँ पे ये नहीं, इसके पीछे वाला ये देखिए, शनि किस नक्षत्र में है, ऐसा लिखा है वो क्या है सर?
एक मिनट, शनि किस नक्षत्र में है भैया? शतभिषा नक्षत्र में है ना। यहाँ देखिए, तो आगे अगले वाले पेज पे यही बताया गया है कि अगर शनि शतभिषा नक्षत्र में है तो शतभिषा नक्षत्र का स्वामी कौन सा है? शतभिषा नक्षत्र का स्वामी यानी राहु के नक्षत्र में है। और ये जो रा लिखा गया है ये मतलब किसकी राशि में है? ठीक है, लगन किस में था? तुला राशि में था ना। ध्यान यहाँ फिर से देखिए, लगन की राशि कौन सी है? देखिए लगन की राशि क्या है? तुला। तो इसमें यही बताया गया है कि ग्रह जिसकी राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी, फिर ग्रह जिसके नक्षत्र में है नक्षत्र का स्वामी, फिर किसके सब डिवीजन में है। ये जो सा और सम लिखा गया है ये केपी में प्रयोग होता है, कृष्णामूर्त पद्धति में। तो जब उस पे क्लास देंगे तब बताएंगे इसके बारे में। केपी में जब हम आपको ले चलेंगे, केपी का भी क्लास रहेगा थोड़ा और जेमिनी का भी रहेगा, सबको मिला के बोलना रहेगा, तब इसके बारे में उस समय बताएंगे। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, अगर आप कहें तो। पूछिए। सर सर मेरा मैं ये दृष्टि से रिलेटेड ही पूछ रहा हूँ। छठे घर में अगर गुरु उच्च का हो तो वो उच्च का है, लेकिन छठे घर में है तो सही नहीं होगा। तो एक उसकी मिनट। छठे घर में अगर समझ रहा हूँ, आगे गुरु आगे है, बोलिए। छठे घर में उच्च का है तो और उसकी अगर नवी और पांचवी दृष्टि होंगी और किसी नीच ग्रह पे पड़ेंगी, तो ये उच्च का गुरु उनके लिए नीच ग्रह पे वो अच्छा रहेगा, या ये वाला खुद छठे घर में है तो बेकार रहेगा? नहीं, छठे घर में बृहस्पति है ना, उसकी दृष्टि थोड़े है, दृष्टि तो अच्छी ही रहेगी। हाँ, लेकिन वो अगला नीच का है। अगला ग्रह नीच का है ना। हाँ, तो उस ग्रह के लिए और अच्छा हो गया। और ये छठे घर में है तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी यहाँ पर बृहस्पति का अपना फल है, छठे भाव में बृहस्पति का होना अशुभ है। हाँ, लेकिन छठे भाव से बृहस्पति जहाँ दृष्टि डाल रहा होगा उन भावों को, उन ग्रहों को अच्छा करेगा। अब छठे भाव में बृहस्पति का होना अच्छा भी बुरा भी दोनों हो सकता है। अब छठे भाव में बृहस्पति हो विपरीत राजयोग में आ जाए, हो सकता है 8वें का स्वामी होकर के 6वें में बैठा हो, 12वें का स्वामी होकर के बैठे, 6, 8, 12 का स्वामी होकर के अगर 6, 8, 12 में बैठेगा तो अच्छा है। मान लीजिए 10वें भाव का स्वामी होकर के बैठा है तो भी अच्छा है। लेकिन अगर धन भाव का स्वामी होके बृहस्पति बैठा है छठे में और उच्च राशि में मान लीजिए है, तो अब बुरा है, क्योंकि धन भाव का स्वामी कहाँ गया है? ऋण भाव में गया है, यानी ऋण ऐसे भाव व्यक्ति को बड़े बड़े ऋण रहेंगे। बृहस्पति उच्च का है, अगर धन भाव का स्वामी हम माने बृहस्पति को और यहाँ छठे में आया तो कर्ज देगा। 12वें का स्वामी होके छठे में आया तो अब अच्छा हो गया। 8वें का स्वामी होकर के आया तो अच्छा हो गया। छठे का स्वामी होकर के ही छठे में है तो अच्छा है। तो ये परिस्थितियों पे निर्भर करेगा। हाँ, कहने का मतलब 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो खुद बुरा देगा, लेकिन उसकी दृष्टि तो अच्छी होगी अगर अच्छा ग्रह बैठा है तो। हाँ, शुभ शुभ ग्रह है ग्रह। तो दृष्टि अच्छी होगी। गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है, तो उसकी दृष्टि अच्छी होगी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। मतलब उसका निजी फल बिगड़ेगा, लेकिन जिन भावों को, जिन ग्रहों को देखेगा उनके माध्यम से अच्छा दिलवाएगा। और एक चीज ये समझ लीजिए, किसी भी भाव में, भले ही वो 6वां हो, 8वां हो, 12वां हो, किसी भी भाव में उच्च का ग्रह होना ज्यादा अच्छा है इस बात की अपेक्षा कि ग्रह नीच का हो या शत्रु राशि का हो। भले ही वह कोई भी ग्रह हो, किसी बुरे भाव का हो, किसी भी भाव का हो, 8वें का हो, चौथे का हो, तो नीच क्या और धन, शत्रु राशि से हमेशा अच्छा है कि वह मित्र में रहे या उच्च का रहे, स्वाग्रही रहे, तो ये ज्यादा अच्छा है। और अगर अच्छा, वो ये आप अभी आपने जैसे बताया धन भाव का, तो धन भाव का भी उच्च का है छठे में, तो वो अच्छा है कहने का मतलब? अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ना कि अगर कि धन भाव का स्वामी होके छठे में कोई ग्रह उच्च का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हम बृहस्पति को द्वितीय भाव में हम 9 नंबर की गिनती देंगे, यानी वृश्चिक लगन की 12 कुंडली बनाएंगे। की देंगे,
12 की दे देंगे तो आ जाएगा सर चौथे अगर में। मीन लगन लेंगे तो बृहस्पति उच्च का हो रहा है, तब धन भाव का स्वामी नहीं होगा। नहीं 11 मतलब कुंभ लगन लेंगे तो हो जाएगा। कुंभ चार लगन लेंगे चार में तो उच्च। बृहस्पति हो गया और छठे में पड़ा उच्च, 11 12 1 2 3 4, हाँ हाँ हो गया। कुंभ लगन में हो गया और बृहस्पति धन का स्वामी होकर के छठे में आया है। धन है हाँ और ये ऋण है। ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े ऋण लेगा, छोटे मोटे नहीं लेगा। अगर कुंडली में उसके कुछ अच्छे राजयोग हैं, कुछ अच्छे योग हैं, तो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेगा लोन ले करके। बैंक ऐसे व्यक्ति को लोन देने के लिए तत्पर रहेंगे। ओके। अब मगर अगर इसको मान लेना नहीं लीजिए वही चाहिए, हाँ मगर इसको ऋण लेना नहीं चाहिए अगर धन भाव का नहीं, इसमें है ये तो। ये तो परिस्थिति पे निर्भर है। अब जैसे कि हम ही नक्षत्र तक प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं, हमको ऐप डिजाइन करना है, वेबसाइट और सारी चीजें, हम ही को करोड़ों रुपए लगाना है। अब हमारे पास है नहीं, हम तो लोन लेंगे ना। तो किसी अच्छा। परिप्रेक्ष्य में अच्छा भी है, किसी परिप्रेक्ष्य में बुरा भी है। अगर आपका बिजनेस प्लान ठीक है, वो उसके ग्रह स्थिति अच्छी है, तो उसको उस लोन हाँ से सफल भी करेंगे। जैसे मुकेश अंबानी पर तो बहुत ज्यादा कर्ज होगा ना। हम लोगों हाँ को देखने में लगता है कि बड़े हैं, लेकिन कर्जा बहुत है। सही कौन है। सा व्यक्ति अपने पैसे से अमीर बना है? हम्म, दूसरे का पैसा ले करके उसी से कमा के उसको अपने प्रॉफिट का हिस्सा दिए हैं और अपना अंपायर खड़ा के करते हैं। तो मतलब कहीं अच्छा भी हो सकता है, कहीं बुरा भी हो सकता है। किसी की कुंडली में अच्छे योग नहीं है, दुर्योग है, और द्वितीय का स्वामी मान लीजिए छठे में है, उच्च का है, कुंडली में और कोई राजयोग नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति ले तो लेगा बहुत बड़ा लोन, लेकिन फिर उसी के नीचे दब के मर जाएगा। तो ये निर्भर करता है कि कुंडली के राजयोग और दुर्योग कैसे हैं। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? हाथ तो बहुत लोग उठाए हैं। सर अगला लेसन किस बारे में होगा? अगला लेसन कारक मारक के बारे में। ठीक है सर। हेलो हाँ बोलिए। हेलो। गुरुजी, आपने आज की क्लास में बताया कि ये ध्रुव और स्थिर नक्षत्र है। ये उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़, भाद्रपद, रोहिणी ये हो गए, इसमें मकान की नींव रखना। और फिर जब आपने बताया कि अधूम ऊर्ध्वमुखी, तो उसमें आ गए पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, ये आ गए उग्र नक्षत्र में। इसमें भी मकान की नींव रख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? अब यहाँ पे देखिए, एक तो दृष्टि के आधार पे बताया गया है और एक के स्वभाव के आधार पे बताया गया है। हाँ, वहां पे जी दृष्टि का फल बताया गया है नक्षत्रों के और नक्षत्रों के स्वभाव का। मतलब वो फाइनल कंक्लूजन नहीं है हमारा कि हम गृह मुहूर्त किसी को बता रहे हैं तो आप इसी नक्षत्र के अनुसार बताएंगे। बस ये एक पॉइंट है, इसे नोट रखेंगे, जाने रहेंगे। तो अभी जब हमारा कुंडली वाला कार्यक्रम खत्म होगा, कुंडली फलादेश का, फिर उसके बाद जब हम मुहूर्त वाले में चलेंगे तब ये सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। मूल उद्देश्य आपको वही उग्र, क्रूर और मृदु नक्षत्र का कुंडली पे प्रयोग करना सिखाना था। मुहूर्त हेलो। वगैरह के बारे में निश्चिंत रहिए, लंबी क्लास हम लोग लेंगे। हेलो। हेलो। जी, एक्चुअली मुहूर्त में लगन भी देखा जाता है, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। नीरज हेलो। जी में है? हेलो। हेलो गुरुजी, जी। मेरा सवाल है कि अगर कोई भी ग्रह वक्री हो तो कैसे जानेंगे हम वक्री ग्रह है? अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, वक्री ग्रह पे हमारा कार्यक्रम हो जाएगा तब उस पे डाउट ले लिया जाएगा। मतलब इसके बारे में अलग से लेसन है। ओके। अच्छा, अगर मेरी कुंडली में बहुत सारे खाने खाली है, इसका मतलब क्या होता है? खाने खाली का मतलब कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत सारे घर खाली हैं तो वो कुंडली बुरी हो गई या अच्छी हो गई, इससे नहीं मतलब है। घर खाली है लेकिन उस घर का कोई ना कोई स्वामी तो होगा, किसी ना किसी ग्रह की दृष्टि जाएगी, तो उसके आधार पे जज करेंगे। अब इसी कुंडली में देखिए लग्न खाली है, तृतीय भाव खाली है। अब जैसे लगन खाली है तो हम इस भाव का फल कैसे निकालेंगे कि इस भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, वह कैसी स्थिति में है। इस भाव पे
किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की पड़ रही है, ठीक है, मंगल देख रहा है। भाव के आगे और पीछे क्या है, पाप कर्तरी है कि शुभ कर्तरी है, इसके बारे में वीडियो बना है, आगे कोर्स में जानेंगे, पाप कर्तरी शुभ कर्तरी। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी भाव में ग्रह नहीं है तो वो भाव बिगड़ गया, तब उस ग्रह के उस भाव के स्वामी के अनुसार देखेंगे कि भाव का स्वामी कैसा है, भाव पे जो है दृष्टि किसकी है, भाव के आगे पीछे शुभ ग्रह है कि क्रूर ग्रह है, उस हिसाब से हम जानेंगे। ये शनि की दृष्टि 12वें पे पड़ेगी ना, 12वें घर पे। हाँ, तो शनि की दृष्टि 12वें घर पे है। तो अच्छी है ना वो? नहीं, बहुत दर्द देता है, पैर हमारा बहुत दर्द करता है। 12वां भाव पैर का है, अच्छा, ध्यान दीजिएगा, 12वां भाव पैर का है। अब शनि की दृष्टि है तो पैर बहुत दर्द करता है। और अगर चंद्रमा 6वें में और 12वें पे दृष्टि पड़ेंगी तो वो कैसी रहेंगी? चंद्रमा की दृष्टि 6ठे पर नहीं अच्छी है, एक चीज सब नहीं, लोग 12वें 6ठे पे चंद्रमा है, 6ठे पे चंद्रमा और 12वें देख रहा है तो हाँ। चंद्रमा बहुत पीड़ित हो गया। मतलब चंद्रमा की दृष्टि से तो कुछ बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा 6ठे भाव को बिगाड़ देगा। शत्रु ऐसे व्यक्ति के बहुत रहेंगे। 6ठे भाव में याद रखिएगा, जो सबसे छोटे गोचर वाले ग्रह हैं वो कौन से हैं, एक चंद्रमा है, एक बुध है। चंद्रमा बुध 6ठे में बैठा हो, 6ठे पे दृष्टि डाले तो शत्रुओं को बढ़ा देगा। अब आप जो कहना चाह रही हैं ये कि शनि देख रहा है तो पैर में दर्द है, लेकिन अगर चंद्रमा देखे, शुभ ग्रह है, तो चंद्रमा के 12वें देखने से पैर में दर्द नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा एक शीतल ग्रह है, लेकिन खर्चे बढ़ाएगा, दूसरा प्रभाव तो देगा ही देगा। शनि देख रहा है तो पैर में तकलीफ है, शुक्र देखिए इसी भाव में 12वें है तो आंखों में भी तकलीफ दे रहा है, चश्मा लगाए रहना पड़ता है। शुक्र तो 12वें पे अच्छा रहता ना गुरुजी? 12वें में अच्छा है, लगन से 12वें गया है, वो भी कर्क लगन में तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। कर्क लगन में फल दीपिका में एक राजयोग है कि अगर कर्क लगन में 12वें भाव में शुक्र हो तो राजयोग होता है। दूसरा ये है कि कर्क लगन में अगर लाभेश 12वें भाव में जाए तो राजयोग होता है। तीसरा राजयोग ये है कि कर्क लगन में अगर एकादश और द्वादश भाव के स्वामी राशि परिवर्तन करें तो राजयोग होता है। तो शुक्र तो मेरा यहाँ पर 3 राजयोग बनाया है, मतलब कर्क लगन के लिए ही अच्छा होता है 12वें में शुक्र। लेकिन अगर सूर्य किसी व्यक्ति का कमजोर हुआ थोड़ा सा तो 12वें का सूर्य आंखों की दिक्कत जरूर देगा। कारण समझिए, 12वां भाव आंखों का होता है, ये आप लोग जानते हैं। और पुराणों के अनुसार शुक्र जो है किस का प्रतिनिधि बनते हैं, शुक्राचार्य का, असुरों के गुरु शुक्राचार्य का। और शुक्राचार्य की आंख विष्णु भगवान ने फोड़ दी थी, जब जा करके लोटे में छिप गए थे राजा बलि के, जल ना निकलने पाए, तो भगवान विष्णु ने एक कुश से घास से उनकी एक आंख फोड़ दी थी। तो इस प्रकार से शुक्र एक अंधा ग्रह है जिसके पास एक आंख नहीं है। तो और ये भाव कौन सा है 12वां, आंखों का। आंखों वाले भाव में जब एक अंधा ग्रह शुक्र बैठेगा तो आंखों में तकलीफ देगा, आंख में तकलीफ देगा, ब्रेन में देगा। और यहाँ सूर्य को देखिए, सूर्य कितने डिग्री का है, 28 डिग्री का है मेरा सूर्य, तो सूर्य भी थोड़ा सा वीक हुआ है। दूसरे भाव में केतु है, केतु क्रूर ग्रह है, थोड़ा बहुत फलादेश में करके सिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। केतु क्रूर ग्रह है। द्वितीय भाव किसका है, दांत, मसूड़ा और वाणी का। मुझे दांत और मसूड़ों में भी तकलीफ रहती है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी की कुंडली में केतु देख लें दूसरे भाव में तो तड़ाक से बोल दीजिए कि आपका दांत जो है हिल जाएगा, गिर जाएगा, दंतहीन हो जाएंगे। बोलना ऐसे है कि केतु है, दांत मसूड़ों में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है जिस समय आप बोल रहे हो उस समय व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो, तो व्यक्ति आपकी बातों को झूठा मान जाएगा, तो इसलिए तकलीफ हो सकती है, ऐसा बोलना है। दूसरी चीज, केतु यहाँ है, क्या किसी और ग्रह की दृष्टि है, इसको भी देखिए। केतु यहाँ है तो मंगल की भी देखिए 8वीं दृष्टि पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, मंगल की भी तो 8वीं दृष्टि पहुंच रही है।
तो जब 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा तो जो समस्या आनी है वो अर्ली एज में आ जाएगी। अकेला केतु है तो व्यक्ति जब 35-40 साल का हो तब बोलिए कि ये प्रॉब्लम होगी। 2 क्रूर ग्रह हो गए, मंगल की भी दृष्टि है तो ये बता दिया कि केतु एक क्रूर ग्रह बैठा है, दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो दांत मसूड़ों में दिक्कत है। अब बृहस्पति की भी देखिए 5वीं दृष्टि है तो इसीलिए बृहस्पति की दृष्टि मेरे दांत मसूड़े को बचा रही है। सप्तमेश 6ठे भाव में गया हुआ है। खष्टम भाव किसका होता है? रोग का, ऋण का, लड़ाई झगड़े का इसका होता है। एक चीज आप किसी को भी बोल सकते हैं कि अगर 7वें भाव का स्वामी 6ठे में जाए तो ऐसे जातक की चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, एक बात को बार बार बोलेगी। मतलब अगर आप उसको कुछ एक चीज बोल दिए तो वो उस पे 5 से 6 बार आपको सुनना पड़ेगा। कि अगर सप्तम का स्वामी 6ठे में है तो उसका जीवन साथी एक बात का जवाब, जब भी थोड़ी बहुत बहस होगी तो एक बात का जवाब 5 बात से मिलेगा उसको। दूसरी चीज, गुरुजी ये 30 अंश का भी है ना? हाँ, अभी अंशों पे भी बात कर लेते हैं। अब आप लोग अपना ही देखने लग गए, इसको समझिए कॉन्सेप्ट को। तो ये बात है, ठीक है, जो ये मैं बता रहा हूँ, अगर सप्तमेश 6ठे में गया है तो ये चीज लागू है। लेकिन मैं बहुत सहनशील हूँ, मेरा कर्क लगन है, देख ही रहे हैं आप लोग चंद्रमा का, मैं सौम्य स्वभाव का हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मैरिड लाइफ अच्छी कैसे हुई, इसका रीजन समझिए। मंगल जो है ये एक तो डिग्री से थोड़ा सा वीक हो गया, ये अपने पूरे एग्रेशन में है नहीं, उतरते हुए एग्रेशन में है। दूसरी चीज ये देखिए, किसी भी भाव का स्वामी, नोट कर लीजिएगा, अगर किसी भी भाव का स्वामी भाव के कारक के साथ संबंध बनाए तो उस भाव का फल अच्छा हो जाता है। शनि जो है भाव के कारक शुक्र के साथ संबंध में है। एक तो ये दोनों, जैसे शनि ने बिगाड़ा है तो शुक्र 6ठे भाव पे दृष्टि डाल के इसको सही कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। दूसरा, गुरु की भी दृष्टि आ गई है और शनि गुरु की ही राशि में बैठा है। तो अगर किसी ग्रह पर 2-2 शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस आ गया तो वो भाव सुधरेगा। सिर्फ इस बात से आप नहीं निर्णय करेंगे कि कोई ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें है तो खराब है। नोट कर लीजिए, कोई भी ग्रह कहीं भी हो, अगर उसके ऊपर 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वह अपना भाव बिगड़ने नहीं देगा। अब यहाँ 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि में एक तो शुक्र स्वयं 7वें भाव का कारक ही है, लेकिन हमको लगता है एक चीज कि जैसे यहाँ पे अब मंगल है, उच्च का है, मांगलिक ये बना रहा है, दोष भले नहीं दे रहा है, तो भी पति पत्नी में पहले जाने वाला नंबर इन्हीं का रहेगा। क्योंकि मेरा लग्नेश तो बैठा हुआ है 9वें भाव में, गुरु की राशि में, ठीक है, लेकिन अगर हम सप्तम देखते हैं तो सप्तम में क्रूर ग्रह, सप्तमेश 6ठे भाव में, और सप्तम से दूसरे अष्टम में भी क्रूर ग्रह, तो कुल मिला के पहले विदाई इन्हीं की होगी संसार से। तो ये इस तरीके से एक अनुमान निकाल सकते हैं आप। एक चीज, नया सूत्र नोट कर लीजिए सब लोग, अगर कोई कुंडली मांगलिक है, अगर मंगल जो है लगन में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में है, तो ये मंगल का नक्षत्र एक तो देखिएगा उग्र और क्रूर, दूसरा ये देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है या कुंडली से दाम्पत्य जीवन खराब नजर आ रहा है, ये सब लोग म्यूट कर देता हूँ मैं सबको, तब फिर बोलता हूँ। तुरंत बाल काटना बंद कर देंगे। सब्जी काट रहे हैं एक लोग, क्लास ले लीजिए तब सब्जी काटिए, इतने जो है पत्नी भक्त हो जाएंगे तब कैसे काम चलेगा। देखिए, अगर कहीं से कुंडली मांगलिक नजर आई, 12वें भाव में मंगल है, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या अष्टम में अगर मांगलिक है, तो यह मंगल वास्तव में पारिवारिक जीवन खराब करने की क्षमता रखता है कि अन्य योगों से चीजें सही हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि ये जो शनि है, ये शनि शुक्र और गुरु की दृष्टि में आने के नाते
अच्छा हो गया, भाव का स्वामी बन गया, अच्छा मजबूत हो गया, शुभ हो गया, तो मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। अब अगर ये दृष्टि रही होती इन दोनों शुभ ग्रहों की, और इसके साथ साथ ये जो नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव है, इसमें भी क्रूर ग्रह रहा होता या क्रूर ग्रह की दृष्टि रही होती, तो इस जो शुक्र और गुरु की दृष्टि का प्रभाव है वो कम हो जाता। सूत्र नोट करिए, अगर लगन कुंडली में मैरिड लाइफ के कुछ खराब संकेत मिल रहे हैं, तो नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव देखना है। नोट कर लीजिए, लगन कुंडली में मैरिड लाइफ का खराब संकेत है, तो उसकी पुष्टि करने के लिए नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव देखिए। अगर चतुर्थ भाव पर नवमांश कुंडली के पाप ग्रहों की दृष्टि होगी या पाप ग्रह बैठे होंगे, तो जो संकेत लग्न कुंडली से मिल रहा है लाइफ खराब होने का, मैरिड, वो खराब होगा। और अगर शुभ ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो जो लगन कुंडली में खराब योग बना उसका वो समन करेगा, उस योग को घटाएगा।